हम लोग क्लास 10th भूगोल का जो ऑनलाइन वीडियो पढ़ रहे हैं उसका 9वां भाग पढ़ेंगे, जल संसाधन, ठीक ना। और ये जो हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे जल संसाधन के बारे में, उसमें आज हम लोग जो दूसरा भाग है जल संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसके पहले हम लोग पढ़े थे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के विरुद्ध आंदोलन, ठीक ना। तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। जल संरक्षण से तात्पर्य जल संसाधन के समुचित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से है। मतलब जो भी हमारे पास जल संसाधन है उसका समुचित उपयोग करें और बुद्धिमत्तापूर्ण से, मतलब बुद्धि का सदुपयोग करते हुए उस जल का यदि सही उपयोग ढंग से उपयोग कर रहे हैं, ठीक ना, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अंतर्गत जल की आवश्यकता, खपत तथा इसके समाप्त होने की आशंका की रोकथाम, परीक्षण और नवीनीकरण शामिल है। मतलब हम जो भी हमारे पास आते हैं, जल आते हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार उसका खपत करें और समाप्त होने की आशंका की रोकथाम। मतलब यदि हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास जल जो संसाधन है यदि उसकी समाप्ति होने वाली है तो उस पर हम विभिन्न तरह के रोकथाम लगाएं, जो बर्बाद होता है उस पर रोक लगाएं, उस तरह जल को बर्बाद न किया जाए, उनका सही ढंग से उपयोग किया जाए, ठीक ना। तो इस तरह के हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। अब है जल संरक्षण की आवश्यकता, मतलब जल संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, ठीक ना। देखेंगे जल संरक्षण की आवश्यकता को निम्न तथ्यों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पहला है जल समस्त प्राणी के जीवन, भोजन, कृषि, व्यवसाय और जलवायु निर्माण आदि के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, वो चाहे पेड़ पौधे हो चाहे मानव हो, उनके लिए भोजन, ठीक, कृषि के लिए व्यवसाय उपलब्ध कराता है और उसके बाद से जलवायु निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। कौन? जल। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। वर्तमान में मानवीय क्रियाकलापों के कारण अथवा औद्योगिक विकास के कारण जल में तीव्र गति से प्रदूषण हो रहा है। मतलब आज मानव ने विभिन्न तरह की क्रियाकलाप की वजह से या औद्योगिक उद्योग धंधे कल कारखाने विकसित होने की वजह से आज जल जो है बहुत तीव्र गति से वो धीरे धीरे विकसित होता चला जा रहा है, ठीक ना। देख रहे हैं ना, तो वो प्रदूषित होता चला जा रहा है, जो जल की गंभीर समस्या को पैदा कर रहा है। मतलब हमारे सामने उस जल के प्रदूषण होने की वजह से आज हमारे सामने विभिन्न तरह की समस्याएं क्या हो रही है, पैदा हो रही है। अतः जल के इन्हीं गंभीर संकटों से निपटने के लिए जल का संरक्षण आवश्यक है। मतलब जो आज हमारे सामने गंभीर रूप से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उन संकटों से हमें निपटने के लिए जल का संरक्षण करना हमारे लिए क्या है, अति आवश्यक है। अब देखेंगे जल प्रबंधन का महत्व। किसका महत्व? जल प्रबंधन का महत्व। जल प्रबंधन के द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराया जा सकता है। मतलब जिन क्षेत्रों में जल की कमी हो रही है तो वहाँ जल उपलब्ध कराया जा सकता है उनके द्वारा, जल प्रबंधन के द्वारा, और भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सकता है। मतलब उन्हें बचा कर रखा जाए भविष्य में कि हम उस जल का उपयोग सही ढंग से कर सके, ठीक ना। भूजल दिया है संभरण अथवा पुनर्भरण। मतलब भूजल मतलब भूमि के अंदर जो जल है उसका संरक्षण करना, ठीक ना, उसका पुनर्भरण करना अति आवश्यक है। दिया है भूजल का एक बार उपयोग होने के पश्चात भूजल की पुनः पूर्ति लंबे समय के पश्चात हो पाती है। मतलब यदि जो भूमिगत जल है जिनका हम एक बार उपयोग करते हैं, पुनः उसका उपयोग करना, ठीक ना, तो लंबे समय के बाद पुनः उसका उस लंबे समय के बाद उस जल की क्या होती है, पूर्ति होती है, ठीक ना। अतः इसकी खपत पुनः पूर्ति के अनुपात में ही होनी चाहिए। मतलब यदि हम जल का, उस भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसकी जो पूर्ति है उसके अनुपात में ही हम उसका उपयोग करेंगे। वो कितनी मात्रा में वहाँ पर क्या है, जल उपलब्ध है, उस मात्रा के अनुसार हम उस जल का उपयोग करना चाहिए। भूजल का संतुलन दो बातें, विवेकपूर्ण दोहन और वर्षा की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करती है। मतलब भूजल मतलब भूमिगत जो जल है उसके संतुलन में दो बातें हैं। एक तो विवेकपूर्ण दोहन, मतलब हम विवेकपूर्ण ढंग से उस जल का उपयोग करें। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में यदि वर्षा उपलब्ध होती है तब जाकर वो जल पर क्या होते हैं, निर्भर हो जाते हैं। हमें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है। यदि वर्षा न हो तो भूमिगत जल का स्तर धीरे धीरे नीचे चला जाएगा और जल की कमी हमें होती हुई दिखाई देने लगेगी, ठीक ना। अब इसके आगे देखेंगे वर्षा जल संग्रहण। मतलब वर्षा के जल का संग्रहण किस तरह करते हैं, ठीक ना, उनको किस तरह संग्रहण करके हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक ना। इकट्ठा समझते हैं ना, इकट्ठा करना, संग्रहण का मतलब क्या करना, इकट्ठा करना।
धरातल पर गिरने वाले वर्षा के बूंदों को संचयन कर उपयोग करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। जैसे धरातल पर गिरने वाले वर्षा के बूंदों को संचयन कर, मतलब यदि धरातल पर जो वर्षा की जो बूंदें गिरती है उसके उपयोग करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन, मतलब उस जल का, मतलब जो पृथ्वी पर वर्षा के रूप में जो जल गिर रहा है उसको संचय करें, मतलब इकट्ठा करें और पुनः उस जल का हम पीने के रूप में या अन्य जो क्रिया करने के रूप में हम उसका उपयोग करें। ठीक ना। वर्षा जल संग्रहण करने की निम्न विधियां हैं। इसमें पहला है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जा गई है। मतलब वहाँ एक विधियाँ बनाई गई है, गुल अथवा कुल, जो पश्चिमी जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, तो वहाँ नदियों की धारा का रास्ता बदल कर लोग खेतों में सिंचाई के रूप में उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक ना। तो इस तरह की विधियों के द्वारा हम उस जल का उपयोग कर सकते हैं। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम बात है। जैसे मान लीजिए वहाँ आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा हम किताब भी आपको दिखा रहे हैं, किताब में ऐसे दिए हैं। ठीक ना। ये देखिए, ठीक ना। जैसे देखिए ये वर्षा हो रहा है, यहाँ इस छत का जो पानी वो इकट्ठा किया जा रहा है और उसको पाइप लाइन द्वारा, देख रहे हैं ना, पाइप द्वारा एक टैंकर बनाया जाता है, उस टैंकर में इकट्ठा कर दिया जाए और पुनः इस टैंकर का जो पानी है हम पीने के रूप में या अन्य विभिन्न तरह के क्रियाकलाप करने के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना। बात समझ रहे हैं ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्षा जल का संग्रहण करना। ठीक। तो इस तरह लोग वहाँ राजस्थान में इस तरह वर्षा के जल का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। ठीक। तो इसी का नाम है छत वर्षा जल का संग्रहण करने का वो तरीका होता है। ठीक ना। उसके बाद से देखेंगे, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोगों अपने खेतों के लिए सिंचाई के लिए बाढ़ जल का वाहिका बनाते हैं। मतलब जो नदियों में या वो पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ आता है तो वहाँ वाहिका बनाकर, मतलब नालियाँ बनाकर वो लोग खेतों की सिंचाई करने के रूप में उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक ना। शुष्क और अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, खेतों में अपने गड्ढे बना दे लेते हैं, खोद लेते हैं और उसमें जल क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद से उसका सिंचाई करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मृदा को संचित किया जा सकता है, मतलब सिंचाई की जाती है, और संरक्षित जल को खेती के उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब वहाँ के लोग उस जल का खेती के रूप में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टंका हुआ करता है। जो भी हम आपको दिखाए हैं एक बार और देख लीजिए, ये इसी को हम टंका कहते हैं। ठीक ना। वो पीने के रूप में वर्षा के जल छत के द्वारा पाइप लगाकर और वो इकट्ठा कर लेते हैं और इसको पीने के रूप में इसका उपयोग करते रहते हैं। ठीक ना। तो आप जाने होंगे। अब देखेंगे हम लोग टंका कैसे काम करता है। कौन सा टंका किस तरह अपना काम करता है। टंका घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते हैं। वर्षा जल को जो घर छतों पर गिरता है उसे पाइप द्वारा भूमिगत टंका के अंदर ले जाया जाता है। इसी तरह हमने आपको बताया कि जो वर्षा यहाँ देखिए गिर रहा है, ठीक ना, और यहाँ से पाइप द्वारा इसके अंदर लाया जा रहा है। ठीक। और उसके बाद से यहाँ भर जा रहा है, उसके बाद से इसके रूप में हम इसका पीने के रूप में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक ना। तो इसी तरह ये टंका है जो क्या करते हैं, घरों की जो ढाल वाले छत बनाते हैं उसमें पाइप द्वारा जुड़े होते हैं और उस जल को क्या करते हैं, भूमिगत उस टंका में ले जाते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक ना। तो ये हो गया। एक और प्रणाली है जिसका नाम है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। मतलब ये जो विधि है वो कितनी है, 200 पुरानी वर्ष प्रचलित है। ये लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक, जैसे मतलब जो बांस का जो पाइप बनाया जाता है उसमें 18 से 20 लीटर जो होता है सिंचाई करने के लिए उसमें पानी भर जाता है। ठीक ना। और सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाया जाता है। मतलब क्या करते हैं, उस पानी को सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाते हैं। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक
हटाकर पौधे पर गिराते हैं। मतलब 20 से 80 मिनट के अंतराल पर उस पौधे पर वो पानी क्या करते हैं, गिराते रहते हैं, जिससे वहाँ पर सिंचाई होती रहती है। तो उसी को बांस ड्रिप प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक ना। अब हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम कौन कौन सी भारत में मुख्य रूप से जो नदी घाटी परियोजना है उन नदियों और उन राज्यों का नाम आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी में बनाई गई है और किस राज्य में है, पंजाब में। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी बनाई गई है और ये कहाँ से, झारखंड में। हीराकुंड परियोजना महानदी बनाई गई है और किस राज्य में है, उड़ीसा में। उसी तरह है रिहंद बांध परियोजना जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, रिहंद नदी पर बनाया गया है और किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पे है और किस राज्य में, उत्तराखंड। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक राज्य में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है, ये राजस्थान में बनाई गई, क्योंकि राजस्थान में आप जानते होंगे कि मरुस्थलीय भाग है, तो वहाँ उस नहर के द्वारा सिंचाई करके वहाँ धीरे धीरे अब खेती किया जा रहा है। ये बहुत लंबी चौड़ी नदी होती है, नहर होती है, जिसे सिंचाई के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। एक सलाल परियोजना है चिन्नाव नदी पर, कहाँ है, पंजाब में। उसी तरह है राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो आप याद रखिएगा, ज़्यादातर पिछले बार पेपर में पूछा था सलाल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, चिनाब नदी पर, किस राज्य में है, पंजाब में। उसी तरह राणा प्रताप सागर जो परियोजना है वो कहाँ है, चंबल नदी पर है, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इस तरह ये जो हम वीडियो जो समाप्त हो रहा है, ये हमारा जो तीसरा अध्याय है अब यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब अगले अध्याय चौथे में हम लोग कृषि के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।